ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मनारायण वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, श्री प्रताप सिंह बारेट राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बीएससी थर्ड ईयर पेपर सेकंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी बुक का टॉपिक है। इसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे तो लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, इनके इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। फिर लिविंग्स लॉ ऑफ मिनिमम पढ़ेंगे अपन, और उसके बाद सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस, और फिर कंबाइंड कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, और अंत में अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। तो शुरुआत करते हैं अपन कि लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। अपन बात करें तो सभी जीव, चाहे पादप हो या जंतु हो, वातावरण में रहते हैं और वृद्धि करते हैं और प्रजनन करते हैं। कोई भी जीव शून्य में जीवित नहीं रह सकता। ठीक है। वातावरण का सीधा प्रभाव जीवों के वितरण, वृद्धि एवं प्रजनन पर पड़ता है। अब बात करें अपन तो सभी जीव अपनी दैनिक जैव क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल का आदान प्रदान करके एनर्जी प्राप्त करते हैं। सभी जीवों में ताप, आर्द्रता, जल, लवणों की सांद्रता आदि विभिन्न वातावरणीय कारकों के प्रति टॉलरेंस की एक लिमिट होती है, और इसी में ये क्या करते हैं, वृद्धि प्रजनन क्रियाएं संपन्न करते हैं। किसी विशिष्ट कारक के टॉलरेंस के उच्च स्तर से अधिक अथवा निम्न स्तर से कम होने पर वो क्या हो जाता है, सीमाकारी कारक हो जाता है, लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। कोई भी कारक जो क्या हो, उच्चतम स्तर से अधिक और निम्नतम स्तर से कम हो जाए तो वो क्या हो जाता है, सीमाकारी कारक हो जाता है। एवं वृद्धि तथा वितरण को प्रभावित करता हो। वितरण, वृद्धि और प्रजनन के लिए आवश्यक पदार्थों का उपलब्ध होना आवश्यक है, और यही क्या है, लिमिटिंग फैक्टर्स। अब आगे अपन बात करें तो सबसे पहले इसके बारे में बताया लिविंग ने, और उसको सिद्धांत दिया लिविंग्स लॉ ऑफ मिनिमम। पहली बात तो उन्होंने क्या है, पौधों की वृद्धि के प्रभाव का वर्णन करते हुए यह सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और उन्होंने बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार पौधों की वृद्धि उन पोषक तत्वों पर निर्भर करती है जो कि आवश्यकता से कम मात्रा में उपस्थित हो। उन्होंने किसी फसल या पौधों के बारे में अध्ययन किया और बताया कि भाई पौधों की वृद्धि उन कारकों पर निर्भर करती है जो कि कम मात्रा में उनको उपलब्ध होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पौधों की वृद्धि उन कारकों से प्रभावित नहीं होती जो ज्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं, अपितु उन पर निर्भर करती है जो कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। इस नियम के अनुसार कम मात्रा में आवश्यक तत्व ही क्या होते हैं, सीमाकारी कारक होते हैं। ठीक है। अब उन्होंने बताया कि भाई धान की उपज उन कारकों से प्रभावित होती है जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं, उन कारकों से प्रभावित नहीं होती जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं, बल्कि उनसे प्रभावित होती है जो कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। और इसको एक सरल एग्जाम्पल के द्वारा भी अपन समझ सकते हैं कि सोडियम और क्लोराइड की अगर रिएक्शन करें तो सोडियम क्लोराइड बनने की रासायनिक क्रिया में देखो
सोडियम कितना ग्राम आवश्यक होता है? 23 ग्राम। और 35 ग्राम क्लोरीन की क्रिया करें तो कितना बनता है? 58 ग्राम सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। यदि अपन इसी को यूं करके देखें, यदि हम 25 ग्राम क्लोराइड में 1000 ग्राम सोडियम मिला दे तब भी क्या बनेगा? 58 ग्राम सोडियम क्लोराइड ही उत्पन्न होगा। इसी प्रकार 23 ग्राम सोडियम में 1000 ग्राम क्लोरीन मिला दे तब भी क्या बनेगा? 58 ग्राम सोडियम क्लोराइड ही बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रथम जो बात करी अपन में, क्लोरीन प्रथम अवस्था में क्लोरीन मिला और दूसरी अवस्था में सोडियम मिला, और दोनों क्या है? एक सीमाकारी कारक है कि एक लिमिट से ज्यादा उसमें नहीं मिल सकती। ठीक है, अब इसका मैंने एक डायग्राम भी बता रखा है, और ये डायग्राम ये बता रहा है कि किसी भी कारक की क्या है, जो कम मात्रा में उपलब्ध होता है उस वही क्या है, किसी भी पादप या फसल की वृद्धि को प्रभावित करता है। ठीक है, इसको फिर आगे इस सिद्धांत को मॉडिफाई भी किया गया और बाद में बताया गया, एक ब्लैकमैन वैज्ञानिक हुए, उन्होंने बताया कि जो वृद्धि के लिए आवश्यक कारक होता है वो ज़्यादा मात्रा में जो आवश्यक होता है वो भी सीमाकारी कारक हो सकता है। ठीक है, और इसको समझने के लिए फिर दो सिद्धांत दिए थे, एक तो स्थिर दिशा का सिद्धांत और एक दिया था कारकों की अंतःक्रिया का सिद्धांत। परंतु एक नेक्स्ट जिसके बारे में अपन बात करेंगे वो है सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। तो इसमें इसको और अच्छे, सेल्फोर्ड ने इसको और अच्छे से समझाया सीमाकारी कारकों को। तो सेल्फोर्ड की बात करें तो कि सेल्फोर्ड ने 1913 में ये लॉ ऑफ टॉलरेंस दिया का प्रतिपादन किया था, और उन्होंने बताया कि न केवल बहुत कम मात्रा वाले एक पदार्थ या कारक एवं उसी की बहुत अधिक मात्रा भी किसी भी जीव को बने रहने या उसकी सफलता के लिए सीमाकारी कारक हो सकती। कहने का मतलब उसने बताया कि न केवल बहुत कम मात्रा वाले पदार्थ बल्कि उसकी अधिक मात्रा भी किसी भी जीव के बने रहने या उसकी सफलता के लिए सीमाकारी कारक हो सकती है। ठीक है, अब टॉलरेंस के नियम के अनुसार सभी जीवों की भौतिक वातावरण के कारकों को सहन कर सकने की एक न्यूनतम और एक अधिकतम सीमा होती है। इस नियम के अनुसार प्रकृति में जो सभी जीव है उनके द्वारा वातावरण के जो कारकों को सहन करने की एक तो न्यूनतम और एक अधिकतम सीमा होती है, और इस न्यूनतम और अधिकतम सीमा के बाहर जीव उसे सहन नहीं कर सकते। किसको? उस कारक को। ठीक है, अब उदाहरण के लिए अपन बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड पादपों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कुछ वृद्धि करने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी वृद्धि हो जाएगी, परंतु थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो ये क्या होगी? ये भी क्या होती है? घातक होती है। उनके लिए क्या हो जाएगी? घातक हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब इसका भी क्या है? एक लिमिट से अधिक होने पर यह भी क्या हो जाती है? घातक हो जाती है। अब इसको प्रभावित करने वाले जो कारक है वो है टॉलरेंस। सबसे पहले मैंने यहाँ 5 कारक बता रखे हैं। तो सबसे पहला कारक है टॉलरेंस कैपेसिटी। एक पादप या प्राणी की टॉलरेंस एक कारक के प्रति विस्तृत सीमा तक हो सकती है, जो दूसरे अन्य कारक के प्रति बिल्कुल ही कम हो सकती है। कहने का मतलब टॉलरेंस कैपेसिटी एक कारक एक पादप के लिए अलग होगी या एक प्राणी के अलग होती है के लिए अलग हो सकती है, दूसरे प्राणी के लिए अलग हो सकती है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। वे जीव जिनकी टॉलरेंस की क्षमता या सीमा सभी कारकों के प्रति
अधिक विस्तृत होती है वे अधिक वितरित होते हैं। ठीक है, अगली है टॉलरेंस लिमिट। एक जीव के किसी एक पारिस्थितिकी कारक के प्रति टॉलरेंस की सीमा उपयुक्त सीमा पर न होने पर दूसरे कारक के लिए टॉलरेंस की सीमा कम हो जाती है। एक के प्रति अगर उपयुक्त नहीं है तो दूसरे कारक के प्रति क्या हो जाएगी, कम हो सकती है। नेक्स्ट है जोग्राफिकल कंडीशन। फोर्थ, एक जीव की पारिस्थितिकी कारक के प्रति टॉलरेंस की सीमाएं और उपयुक्त सीमा भौगोलिक स्थिति और मौसम के अनुसार बदलती रहती हैं। और सॉरी, अंतिम, रिप्रोडक्टिव पीरियड एज ए क्रिटिकल फेज। प्रजनन क्रांतिक काल के समान जीवों में प्रजनन काल का समय क्रिटिकल होता है। बीजों, अंडों, भ्रूणों तथा लार्वा आदि के लिए सहनशीलता की सीमा अप्रजननशील जीवों की तुलना में अधिक सीमित होती है। उदाहरण के लिए अपन बात करें तो ब्लू क्रेब एवं अन्य समुद्री जल में रहने वाले जंतु कुछ समय के लिए स्वच्छ जल में रहते हैं, परंतु उनके लार्वा स्वच्छ जल में कुछ समय के लिए नहीं रह सकते। अतः ये जातियां नदी के वातावरण के में प्रजनन कर सकती है। अब सेल्फोर्ड के नियम को समझने के लिए मैंने एक ग्राफ बता रखा है। उस ग्राफ के अनुसार देखो आप, सेल्फोर्ड का जो टॉलरेंस का नियम है उसका ग्राफ है, उसमें देखो उपयुक्त सीमा यानी कि ऑप्टिमम रेंज में जीव अधिकतम या जीव क्या होगी, अधिकतम होंगे उसकी ऑप्टिमम रेंज में। ये वाले रेंज में, ये क्या है, ऑप्टिमम रेंज। इसमें क्या, जिसको बोलते हैं जोन ऑफ टॉलरेंस। इस वाले रेंज में जीवों की संख्या, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, जीवों की संख्या अधिक होगी। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल टॉलरेंस जोन में जीवों की संख्या कम होगी, ये वाला जोन। या क्रिटिकल मैक्सिमम जोन, जिसको बोलते हैं कार्य की सहिष्णुता क्षेत्र। और एक होता है इसमें, सॉरी, क्रिटिकल मैक्सिमम जोन में जीवों लो पॉपुलेशन होगी। और एक होता है जोन ऑफ इंटॉलरेंस यानी कि असहिष्णुता क्षेत्र, जिसमें स्पीसीज की संख्या बिल्कुल शून्य होगी। सेम यही प्रोसेस इधर है। और ये पॉपुलेशन डेंसिटी को बताता है कि कोई भी वातावरण जिसमें टॉलरेंस किस प्रकार से प्रभावित करती है जीवों की संख्या को। ठीक है, जबकि असहिष्णुता वाले क्षेत्र में जीवों की संख्या शून्य होगी। तो एक ऑप्टिमम रेंज जिसको अपन कह सकते हैं उपयुक्त सीमा, जिसमें जीवों की संख्या अधिकतम होगी। टॉलरेंस, जोन ऑफ टॉलरेंस, जिसके अंदर की अधिकतम और न्यूनतम सीमा क्या हो, फिक्स हो, तो सहिष्णुता की, तो उसमें जीवों की संख्या अधिकतम होगी। इसी तरीके से मैंने इसके 5 कारक भी बताए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला, कंबाइंड कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इसमें क्या है कि लिविंग और सेल्फोर्ड के जो नियम है उसके कारकों में आपस में सामंजस्य बिठाकर एक नया नियम लॉ दिया गया है, उसके बारे में बताया गया है। लिविंग के न्यूनतम या मिनिमम लॉ एवं सेल्फोर्ड के टॉलरेंस लॉ की सीमा की अवधारणा के सामंजस्य से लिमिटिंग फैक्टर्स की अधिक सामान्य और आधुनिक अवधारणा बनाई गई और जिसे क्या नाम दिया गया, कंबाइंड कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। और इसके बारे में ओडम ने बताया था।
और उन्होंने बताया कि प्रकृति में जीवों का नियंत्रण उनकी सहिष्णुता की सीमा या पदार्थों की मात्रा व विभिन्नता पर होता है। सभी जीवों की न्यूनतम आवश्यकता होती है एवं उन्हें क्रांतिक या क्रिटिकल भौतिक कारकों की भी आवश्यकता होती है। अब इसको समझने के लिए सामान्य प्रकृति में जीव दो निम्नलिखित परिस्थितियों द्वारा नियंत्रित होते हैं। दो परिस्थितियों द्वारा नियंत्रित होते हैं। पहली है जिसके बारे में अपन बात करेंगे, फर्स्ट है जिन पदार्थों की जीवधारी को सबसे कम आवश्यकता होती है उनकी मात्रा एवं परिवर्तनशीलता तथा भौतिक कारकों का प्रभाव उस पर निर्णायक होता है। नंबर 2, जीवधारी वातावरण के अन्य घटकों तथा स्वयं की परिवर्तनशीलता की सहनशीलता की सीमा से नियंत्रित रहता है। ठीक है, इस तरीके से दोनों के नियम में सामंजस्य बिठाकर एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया और जिसको क्या नाम दिया गया, सीमाकारी कारकों की संयुक्त अवधारणा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। सबसे पहला कि वातावरण एवं प्राणियों के मध्य क्या होता है, जटिल संबंध होता है। वातावरण के सभी कारक सामान्य रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते। सीमाकारी कारकों की अवधारणा के अध्ययन द्वारा हम परिस्थितियों के जटिल वातावरण का आंतरिक अध्ययन कर सकते हैं। समझ में आ रही? तो लिमिटिंग फैक्टर्स द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, परिस्थितियों के जटिल वातावरण का आंतरिक अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्राणियों में एक कारक के प्रति सहिष्णुता की सीमा अधिकतम हो जाती है और दूसरे कारक के प्रति कम। ये हम सीमाकारी कारकों के अध्ययन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं कि किस कारक के प्रति सहिष्णुता की सीमा अधिक है और किसके प्रति न्यूनतम। कहने का मतलब किसी भी कारक के प्रति सहिष्णुता की सीमा का अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ताप। इसी प्रकार ताप भी एक कारक है जो सीमाकारी कारक हो सकता है। उदाहरण के लिए अपन बात करें तो मनुष्य में 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान के मध्य सुखमय महसूस करता है, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। 5 से नीचे वाले तापमान पर वह जिंदा तो रहता है पर जैविक क्रियाओं में कमी हो जाती है। इसी प्रकार 40 से ऊपर तापमान में कठिनाई अनुभव करता है। अतः अपन कह सकते हैं कि 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम हमारे लिए क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। इसी प्रकार 20 से 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे वह 25 से 40 डिग्री सेल्सियस की सीमा के ऊपर तक का तापक्रम क्या कहलाता है, जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस कहलाता है। याद रखने वाली, जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। कार्य की दबाव क्षेत्र से नीचे या ऊपर की सीमा को क्या कह सकते हैं अपन, घातक क्षेत्र। मनुष्य में 5 से न्यूनतम तापक्रम या 48 से उच्चतम तापक्रम होता है जहां सहिष्णुता की सीमा समान होती है। अब घातक क्षेत्र कौन कौन सा था, 5 से नीचे और 48 से ऊपर। जहां सहिष्णुता की सीमा समान होती है उन्हें क्या कहते हैं, न्यूनतम एवं उच्चतम बिंदु कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिमिटिंग फैक्टर्स के द्वारा अपन इन चीजों का अध्ययन या फायदा पता कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपके ये टॉपिक समझ आया होगा। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे के
टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है।